इंदा उन्हें के 1000 ते जेडी मेरे विच कर ली थी उन्होंने गई इस्लामाबाद लैके उन गए उनका 1500 आके तो मैंने तो एक जेड़ा रुपया वो भी आराम है। अच्छा, आपकी तीनों बच्ची हैं जिसमें रेशम का कहा गया था कि 2000 रुपया दिया जाएगा, जी। दूसरी बच्ची के लिए 1500 और सबसे छोटी बच्ची का 1000 रुपया महाना, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलता रहा। मुझे रेशम आपसे ये पूछना है कि आप जिस घर में काम कर रही थी कभी आपका ख्याल वो रखते थे जो घर के मर्द हजरात हैं? नहीं रखते। बिल्कुल नहीं रखते थे। कैसे, आप ये क्यों कह रही हो कि जी आपका ख्याल नहीं रखते थे? चलें, वो जो आपकी बाजी थी जिनके पास अब थी वो तो आपको मारती थी, लेकिन घर के जो बाकी मर्द हजरात हैं क्या वो ख्याल नहीं रखते थे? नहीं, वो रखते थे, भाई भी रखते थे, उनको बच्चे भी रखते। मुझे रेशम आप ये बताइए कि आप जिस घर में काम कर रही थी क्या आपका ख्याल, कुछ तो ख्याल रखते होंगे ना? खाना वक्त पे देते थे, कपड़े पहनने को देते थे? बाजी ने कुछ भी देती थी, बच्चे बाजी खाने को भी नहीं देती थी, बच्चे देते थे जो बच्चे बाहर से खाते थे। बच्चे मेरे लिए ले आते थे, अपनी माँ से चोरी लाते थे, उसको नहीं बताते थे, अगर बताते थे तो वो ले लेती थी, कुछ भी नहीं देती थी। तो बच्चों को जब आप देखती थी कि वो अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, तो आपका भी दिल चाहता था? चाहता था, लेकिन वो नहीं देते थे। आपने कभी अपनी बाजी से खुद ये कहा था कि बाजी मुझे अच्छे कपड़े मैंने पहन? कितने बार कहा था, वो नहीं मानती, वो कहती है नहीं, तुम लोग काम करने आए तो काम करोगे और कुछ भी नहीं करोगे। जब आपने कभी उनके बच्चों को पढ़ते हुए देखा तो आपने उनसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे भी किताबें दे दो? मैंने कहा था बच्चों को, जो बाजी थी ना उसने हर किताब के ऊपर नाम लिखा था, कहती थी नहीं पढ़ना किसी ने भी। कभी आपका जहन में ये ख्याल आया कि आप घर छोड़ के भाग जाओ वहाँ से? आया था, लेकिन उन पुलिस वाले जो है ना वो उनके कुछ लगते थे, उन्होंने कहा था कि इधर कोई भी भागेगा ना तो आप लोगों ने पकड़ के हमें दे दें। तो आपको डरा के रखते थे वो? एक दफ़ा मैं उधर से भागने लगी थी तो उसने पकड़ कर मुझे सीख गर्म करके लगाई, पूरी रात मुझे स्टोर में बंद रखा था। स्टोर में बंद रखा था? हाँ। सजा देते हुए? हाँ, कि भागना नहीं। चंदा, आपके साथ भी कभी कुछ इस तरह से हुआ? एक दिन उस लड़की का और मुझे बाहर, उसने कोई चोरी की थी और उसने मेरे पे भी नाम लगा दिया, इसने भी किया, और मुझे और उसको कमरे में खुद सो गई और हमें अपने कमरे में ही वहाँ पर खड़ा रखा, और उसके बाद मैंने उनको उठा के माफ़ी मांगी, मुझे सोने को दे दी और उस लड़की को नहीं। उसके बाद मैंने उस लड़की को कहा तुम भी माफ़ी मांग लो, तुम थक जाओगी। उसने माफ़ी मांगी डर डर के, फिर उसके बाद उसको भी सोने को दे दिया। सुबह उठी फिर मारना शुरू होगी, नीचे माल वालों ने आना था उनका माल रखने, मैं सामान सीढ़ियों में पड़ा था, कहती थी ये सारा उठाओ। उस लड़की ने बात नहीं मानी, मुझे भी मारना शुरू होगी, उसको जो काम नहीं करते थे उस बात से भी मारना शुरू हो जाते थे, हम तुझ में कह के गए। तो कभी आपने वहाँ से भागने की कोशिश की? नहीं, और जैसे मेरे साथ दूसरी लड़की कहती थी जिनसे हम दोनों भाग जाएंगे, मुझे मेरे रास्ते का पता, उनके साथ वाले घर आम लगे थे, कहती थी मैं उनके घर से आम तोड़ के लाऊंगी और हम तो अपने सामान में रख के सुबह के टाइम उठ के भाग जाएंगे। आपको खाने को देते थे सही वक्त पे? नहीं अंकल, कभी कभी नहीं देते थे, और उनकी जो मुझे रखा था ना वो अपनी बहू को डांटती थी। नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह से बच्चियों पर तशद्दुद किया जाता रहा, उन पर जुल्म किया जाता रहा, और जब कभी उनके जहन में ये बात आई कि वो वहाँ से फ़रार हो जाएं तो उनको डरा धमका के ये बता दिया जाता था कि अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे, और हमारे पुलिस में भी ताल्लुकात हैं। माँ ने अपनी बच्चियों को किस लिए भेजा कि घर का खर्च चलाना ज़रूरी था, घर का गुजारा नहीं हो रहा था, और तीनों बच्चियों के लिए एक खातून ने आकर कहा, जिसका नाम ज़ेबी बताया जाता है, कि बड़ी बच्ची के 2000 महाना, उसके बाद दूसरी दो बच्चियों के 1000 और 1500 दिए जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं दिए जाते रहे, बच्चियों से मुलाकात भी नहीं होने दी जा रही थी। और फिर जब ये सब हो रहा था तो माँ होते हुए परेशानी से उस घर तक पहुंची कि जहाँ पर बच्चियाँ थीं, तो उन्होंने भी मुलाकात नहीं करने दी, और फिर आखिरकार पुलिस की मदद से जब बच्चियाँ इन तक पहुँची तो पता ये चला कि बच्चियों पर तशद्दुद होता रहा है, और बच्चियों पर किस तरह से तशद्दुद हुआ है वो आपने देखा भी और सुना भी। और मैं ये सोचने में मजबूर हूँ कि क्या ये करने वाले इंसान कहलाने के लायक हैं भी या नहीं। इसके साथ ही वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो हम
मज़ीद लोगों से बात करेंगे, पुलिस का मौक़िफ़ जानेंगे, उस फैमिली का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि जिन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने पास बच्चियों को रखा और उन पर तशद्दुद करते रहे। और इसके अलावा जो इसके दीगर पहलू हैं जिसमें जो मेडिकल रिपोर्ट है वो क्या कहती है, उस पर भी बात होगी। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। जो जिस्म पे निशानात थे, ख़ासतौर पे एक बच्ची के, ये किस किस्म का निशान है? कि ब्लंट चीज़ मारी हुई थी। कितने पैसों की आपको अब तक ऑफ़र हुई है? मुझे वो 15 लाख तक को बोल चुके हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में वक्फे से पहले आपने सुना कि किस तरह से इन 3 बहनों पर तशद्दुद किया गया। माँ ने तो घर से भेजा था इन लड़कियों को, अपनी बच्चियों को इस घर से कि काम काज करेंगी तो कुछ कमाई होगी और घर का गुजारा होगा, घर का चूल्हा चलेगा। लेकिन माँ को ये मालूम ना था कि 7 साल के बाद जब बच्चियां वापस घर लौटेंगी तो इस हाल में होंगी कि किसी बच्ची के पैर पे तशद्दुद का निशान है, किसी की गर्दन पे और किसी के सर पे लोहा गर्म करके रखा गया है। करने वालों ने तो जो किया सो किया, उनकी तरफ भी हम जरूर बढ़ेंगे और उनका भी हम मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले वो खातून, वो औरत कि जिसने इन बच्चियों को इस घर से लेकर गई, उस घर में जाकर छोड़ा और वहां से माहाना उनकी तनख्वाह भी लेती रही, लेकिन माँ को न दिया। और ये भी वो जानती थी कि बच्चियों के साथ ये सलूक किया जा रहा है, लेकिन उसको जरा तरस ना आया। उसने ऐसा क्यों किया, आइए चलकर मालूम करते हैं। नाज़रीन, जिस घर को आप देख रहे हैं कि ताला लगा हुआ है, ये घर है उस खातून का, ज़ेबी बीबी का, कि जो इन तीनों बच्चियों को इनकी वालिदा के पास से लेकर गई, ये कहते हुए कि इन तीनों को कहीं किसी अच्छी जगह पर काम पर लगाया जा रहा है और वहाँ पर ये काम करेंगी, इनका घर का चूल्हा जलेगा, इनको माहाना बड़ी बेटी के काम करने के एवज़ 2000 और फिर इसी तरह से बाकी 2 बच्चियों के 1000 और 1500 मिलेंगे। वो 1000, 1500, 2000 भी नहीं मिले और बच्चियों के साथ जो वहाँ पर होता रहा, ये खातून उन्होंने बताना गवारा ही नहीं किया। इनका नाम FIR में दर्ज किया गया है, ये नामजद हुई हैं, अब तक ये गिरफ्तार नहीं हुई हैं। और यहाँ पर हमारे आने का मकसद ये था कि हम इनसे पूछें कि ये सब इन्होंने क्यों किया और इनको अगर मालूम था कि वहाँ पर उनके उस घर में कि जहाँ पर बच्चियों को छोड़ा गया है, वहाँ पर उनके साथ ये जुल्म किया जा रहा है, तो इन्होंने घर वालों को क्यों नहीं बताया या उनको बचाने के लिए क्यों नहीं कोई इकदाम किया। और जहाँ अब उनको ये पता चला कि हमारी टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और इनसे आके हम बात करने वाले हैं, उन्होंने घर को लगाया ये ताला और ताला लगा के उजलत में यहाँ से रवाना हो गए। और इसका अंदाज़ा आपको इससे होगा कि घर के अंदर जो सामान है या जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल वैसे कि वैसे ही पड़ी हुई हैं और बिल्कुल सब छोड़ के इसी तरह से यहाँ से रवाना हुए हैं, फ़रार हुए हैं कि इनको कैमरे पर ना दिखाया जाए और दुनिया को ये पता ना चले कि ये वो खातून हैं कि जो इन बच्चियों को जाके गलत घरों में देती रही हैं और उन पर वहाँ पर तशद्दुद किया जाता रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बढ़कर बात करते हैं शाहिद साहब से, जिन्होंने इन तीनों बच्चियों को और उनकी वालिदा को, ये तीनों बच्चियाँ वो हैं कि जिन पर तशद्दुद हुआ, उनको अपने घर में पनाह दी हुई है और उनसे हम चलकर पूछते हैं कि इसके सिले में क्या किसी ने उनको कॉल करके कोई धमकाया, कोई थ्रेट की, क्या सूरत हाल है, ये उनका मौक़िफ़ जानते हैं। ये मौजूद हैं उस घर के बाहर और उन साहब के साथ के जिन्होंने अपने घर में इस फैमिली को पनाह दी हुई है। इनसे पूछते हैं कि अब तक इनको कोई थ्रेट्स मिली हैं या नहीं। शाहिद साहब, ये बताइए कि आपने इस फैमिली को अपने पास पनाह दी हुई है, किस वजह से दी हुई है? क्या कोई आपका इसमें अपना मफाद है या बग़ैर किसी इंटरेस्ट के? नहीं, विदाउट एनी इंटरेस्ट। मैं तो सिर्फ ये खुदा तरसी के लिए कर रहा हूँ और जिस दिन से मेरे पास आए हैं, जिस दिन से हम ये कोर्ट कचहरी में जाना शुरू किया, तो कंटिन्यूली मुझे थ्रेट आ रहे हैं। कभी कोई कहता है कि आपने इस शहर में रहना है तो हम आपको रहने नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कभी कोई कहता है आप इतने पैसे ले लें, आप बैठ जाएं, हम आपको। कितने पैसों की आपको अब तक ऑफ़र हुई है? अब तक लास्ट टाइम तक तो मुझे वो 15 लाख तक को बोल चुके हैं। डायरेक्ट उनकी तरफ से तो नहीं है, लेकिन दरमियान में बंदे फ़ोन करते हैं। कभी कोई सरदार ज़ादा साहब हैं तो कभी कोई फलाने साहब हैं, कभी फलाने साहब हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो मतलब मैंने तो यहीं पे ही रहना है, तो जिसने भी करना है जो कर ले। इस मुल्क में अभी कोई कानून ज़िंदा है, इस मुल्क में अभी कोई कुछ लोग हैं ऐसे जो गरीबों को थोड़ा ख्याल कर लेते हैं। तो पैसा आना जाना, इसका ये मतलब तो नहीं है कि बंदा ज़मीन से खुदा बन जाए। पुलिस की तरफ से आपको कोई पैगाम मिला दूसरी पार्टी का? पुलिस की तरफ से मुझे जो हमारे सिर्फ तफ्तीशी ऑफिसर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि RPO साहब ने बुलवाया फैसलाबाद। तो मैंने उनसे यही तकाजा किया कि RPO साहब के तो दायरा कार भी नहीं आता, वो हमें क्यों बुलवा रहे हैं।
और बाकी जो यहाँ की हमारी मकामी पुलिस है, स्पेशली DPO साहब का मैं बड़ा मशहूर हूँ, उन्होंने हमारे साथ बड़ा ताउन किया है और बड़े मतलब वो फर्शनास किस्म के ऑफिसर हैं, ठीक है। हमारे साथ बड़ा ताउन। लेकिन जहाँ पर DPO साहब का आप कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, वहाँ पर जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके जो मातहत हैं तफ्तीशी अफसरान, सुनने में ये भी आया है कि उन्होंने मामले को काफ़ी उलझाने की कोशिश की और बिल्कुल किया है जी। मैजिस्ट्रेट साहब हैं, उनके हुक्म के बावजूद, उनके अहकामात के बावजूद FIR दर्ज नहीं की जा रही थी। मैजिस्ट्रेट साहब के 2 ऑर्डर हैं, 2 मैजिस्ट्रेट साहब की 2 दफ़ा हमने उनको एप्लीकेशन दी है। पहले तो हमें ये कहते रहे कि मामला जो है वो फैसलाबाद का है, यहाँ का तो ये बनता ही नहीं है, हमारे थाने में नहीं आता। तो फिर हमने मैजिस्ट्रेट साहब से जब ऑर्डर लिए हैं तो वो कहते हैं जी कि कभी फ़लाँ साहब यहाँ में नहीं है, कभी फ़लाँ साहब यहाँ पे नहीं है, कभी हमें यहाँ भेज रहे थे, कभी वहाँ पे भेज रहे थे। आपको पता है जो हमारा पुलिस कल्चर है। तो फिर हम DPO साहब के सामने, ऑफिस के सामने हमने जाकर थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट किया। DPO साहब ने नोटिस ले लिया, ठीक है। उन्होंने बुलवा के अंदर हमारी FIR भी करवा दी, सारा कुछ करवा दिया उन्होंने। DPO साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये अपने थाना सिटी की खुद नहीं समझ आ रही कि ये मुझसे क्यों तकाजा कर रहे हैं कि RPO साहब ने बुलवाया आपको। ठीक है, ये DPO साहब की तरफ से आपको नहीं, DPO साहब की तरफ से मुझे कोई ये पैगाम थाना नहीं मिला। सिटी की तरफ से आपको पैगाम मुझे पैगाम पहुंचाया गया कि RPO साहब आपको बुलवा रहे हैं वहाँ पे। तो अगर ये इस केस में RPO साहब ने इंटरफेयर करनी है तो फिर चीफ जस्टिस साहब क्यों नहीं इंटरफेयर करते? फिर जारी बात है, फिर हम उनके सामने जाकर रोएंगे, उनके सामने जाकर खड़े। आपको लग रहा है कि जो दूसरी पार्टी है जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने बच्ची पर तशद्दुद किया, वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं जी। वो जारी बात है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो वो तो यही समझते हैं कि शायद हम ज़मीन के ऊपर दूसरे खुदा हैं, लेकिन हर फिरौन रा मूसा वाली मिसाल का तो पता ही है आपको। ठीक है शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने सुन लिया कि शाहिद साहब जिन्होंने घर में इस फैमिली को पनाह दी हुई है, इनका ये कहना है कि मुझे भी मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए अप्रोच किया जा रहा है, मुझसे राबिता करने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले को किसी तरीके से सेटल किया जाए। और उसमें से एक तरीका ये बताया गया है कि 15 लाख की इनको ऑफ़र भी हुई है कि आप ये पैसे ले लीजिए और इस केस को ख़त्म कर दीजिए। अब हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चिन्योट, और इस केस का एक और पहलू वो मेडिकल रिपोर्ट कि जिसको बुनियाद बनाया गया है इस FIR को दर्ज करने के लिए। जिस डॉक्टर ने वहाँ पर इस मेडिकल रिपोर्ट को तश्कील दिया और ये एग्ज़ामिनेशन किया, उनसे पूछते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है और ये मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है। जी नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चिन्योट में, जहाँ पर हमारे साथ हैं डॉक्टर शाज़िया। और डॉक्टर शाज़िया ने ही दोनों बहनें रेशम और सोनिया का मेडिकल किया था। इनसे मेडिकल की तफसील जानते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इन दोनों बहनों का, रेशम और सोनिया का, आपने मेडिकल किया। ये बता सकती हैं कि जब ये आपके पास आई तो किस कंडीशन में थी? दोनों बच्चियां बिल्कुल स्टेबल थीं और थ्रू कोर्ट ऑर्डर्स और विद पुलिस आई थी, और बिल्कुल ये पुराने ज़ख़म के निशान थे, मतलब स्टेबल थी, दे वर नॉट सीरियस। ठीक है, ये बताइए कि जो इनके ज़ख़म के निशानात थे, जो कि ये डायग्राम भी बताता है कि एक से ज़्यादा मार्क्स थे इनके जिस्म पे, क्या ये टॉर्चर के, तशद्दुद के थे? जी। और ये क्या कोई रीसेंट हुआ था? क्योंकि जो बड़ी बच्ची है उसके सर में अभी भी मार्क है और वो ये देख के लगता है कि वहाँ पे बालों की ग्रोथ भी नहीं हुई है, कि वो काफ़ी परमानेंट और काफ़ी कोई हार्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया। आप क्या इसकी तस्दीक कर सकते हैं? जी, ये काफ़ी पुराने ज़ख़म है। फ़्रेश तो इसमें 2 ही थे रेशम बच्ची के जिस्म पे। रेशम के? जी, बाकी ओल्ड हैं सर। ठीक है, और फ्रेश कौन से थे? फ्रेश उसके दोनों लेग्स पे थे, ब्रूज थे। ब्रूज थे, ठीक है। बाकी दाएं टांग old और है। बाएं घुटने पे? जी। दाएं घुटने पे और बाएं घुटने पे था। ये दोनों फ्रेश थे, बाकी सब जो थे बाकी सारे ओल्ड थे। ओल्ड थे। कितने पुराने हो सकते हैं? काफ़ी पुराने में, इसके 6 वीक्स से ऊपर के थे वो। 6 वीक्स बाकी मतलब? एग्जैक्ट उसकी एज है वो हम असेस नहीं कर ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई निशान 7 साल से ज़्यादा का आपको लग रहा हो, या मतलब बहुत ही पुराना हो? 6 माह से ऊपर हम असेस नहीं कर सकते कि हाउ मच टाइम पीरियड। ठीक है, लेकिन निशानात Old जो थे है। वो पहले के थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन दोनों बच्चियों की मेंटल कंडीशन स्टेबल है? हाँ जी, रेशम थोड़ी सी मुझे इतनी स्टेबल नहीं लगी थी, लेकिन सोनिया स्टेबल थी। सोनिया स्टेबल थी। और ये बताइए कि जो रेशम के दांत हैं, क्या वो भी आप ये बता सकती हैं कि दांत वो ऐसे ही हैं या टूटे हैं? नहीं, वो ठीक थे। दांत ठीक थे, क्योंकि बच्ची का ये कहना है कि मेरे दांत भी तोड़े गए। नहीं, दांत ठीक थे उसके। वो तो हो सकता है पहले उसकी इरप्शन हुई हो, लेकिन अब फ़िलहाल कोई माँ को वायरस नहीं था। ठीक है, आप ये बता सकते हैं कि जो जिस्म पे निशानात थे, ख़ासतौर पे एक बच्ची के गले पे निशान भी है, ये किस किस्म का निशान है? नहीं, ये कुछ बर्न के निशानात थे और कुछ कोई ब्लंट चीज़ मारी हुई थी।
अब ये एग्जैक्ट क्या चीज़ मारी है इसके बारे में हम नहीं कोई बता सकते। ब्लंट से आपका मतलब ये है कि कोई तेज आला है जो कि कुंद आला, ठीक है जो कि कोई भी इस्तेमाल- कुंद आला मारा है। हाँ जी।